Assalamu alaikum dear students. Today we will start the chapter number 6 of biology class 9th new syllabus. The name of the chapter is biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल्स की जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा हैं और जो केमिकल रिएक्शन जो हैं जिनके अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं तो उन सब की जो है वो डिटेल स्टडी हम जो है वो करेंगे। और इनमें जो है ना बायोमोलिक्यूल्स पे मेजरली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। उसके अलावा जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी फंक्शनिंग देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है वो है बायोकेमिस्ट्री की। बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स की स्टडी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स की स्टडी है, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिकल प्रोसेसेस की, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है और वो केमिकल रिएक्शंस लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो है वो को वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, अब ये फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स की लीफ के अंदर। और जो सेल्युलर रेस्पिरेशन का अमल है ये प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो ये सारे जो हैं ये केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें केमिकल्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल कंबाइन करते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स बनती हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टडी ऑफ द लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं उनकी हम स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं उनकी स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन की स्टडी करना। और वो बायोमॉलिक्यूल कौन से हैं? मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए हैं और आरएनएज हैं। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की क्या है। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स और द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो फॉर्म कर रही होती है उसको हम जो है बायोमॉलिक्यूल कहते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए जो हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। दे आर मोस्टली लार्जर इन साइज एंड आर कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है वो टाइप बताई गई है, उनका साइज बताया गया है कि मैक्रो जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो मैक्रो साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज ग्रेटर हो, वो कॉम्प्लेक्स हो, वो कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। और ये मॉलिक्यूल जो है वो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हैं स्ट्रक्चर के लिए भी और फंक्शनल लेवल पर भी। द फॉलोइंग टेबल मेंशन्स द इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक टेबल है जिसमें मेजर बायोमॉलिक्यूल्स बताए गए हैं और उनका जो है वो फंक्शन बताया गया है। तो सबसे पहले जो बायोमॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब इसकी जो है हम लोकेशन देखेंगे सेल के अंदर और इनके जो मेन फंक्शन हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स के वो देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादातर जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है या एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें आपने देखा है कि वो भी उसके अंदर भी ग्लूकोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब इसका मेन फंक्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। जो भी इन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है। उसके अलावा जो है ये एक्ट एज द स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी की स्टोरेज भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो ग्लूकोज से जब ये स्टोर्ड फॉर्म में जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो ये ग्लाइकोजन जो है वो बन जाते हैं और वो ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको दोबारा से यूटिलाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा बायोमॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन।
अब प्रोटीन की जो लोकेशन है सेल के अंदर वो हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। हमने जब स्ट्रक्चर देखा था सेल मेम्ब्रेन का तो उसके अंदर हमने देखा था प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज के साथ भी जो है वो अटैच थे और लिपिड के साथ भी अटैच थे, और प्रोटीन जो है वो इम्बेडेड थे लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस है वो भी प्रोटीन की जो है वो पैकेजिंग कर रहा होता है। लाइजोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मेन फंक्शन इसका देखें तो मेन फंक्शन में कहता है कि बहुत से प्रोटीन जो है वो इंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं, क्योंकि जो इंजाइम्स हैं उनकी नेचर भी प्रोटीनिशियस ही होती है। कुछ जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर इंसुलिन हार्मोन है और ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये भी जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैनी मेम्ब्रेन्स मेक मेम्ब्रेन्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर्स इन द सेल। इसके अलावा जो प्रोटीन का फंक्शन है कि ये मेम्ब्रेन्स जो सेल की होती है उसकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं और बहुत से जो है सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो राइबोसोम्स हैं मिसाल के तौर पर जो राइबोसोम एक ऑर्गेनरी है वो सेल के अंदर वो एक उसकी भी फॉर्मेशन के लिए जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल होता है। हालांकि जो राइबोसोम है वो बाद में खुद भी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन है वो है कंट्रोल द सेल्यूलर ट्रैफिक। तो कंट्रोल द सेल्यूलर ट्रैफिक का मतलब है कि जब आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें आपने देखा था कि लार्ज साइज जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और जो कि सेलेक्टिव मटीरियल्स को जो है वो पास होने देते हैं सेल की स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए हम इन प्रोटीन्स को कह सकते हैं कि ये जितने भी सेल के अंदर आने जाने वाले मटीरियल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास बायोमॉलिक्यूल जो है वो लिपिड है। लिपिड जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो है वो फैट्स है जिसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलते हैं, तो लिपिड की फॉर्मेशन होती है। अब इसकी लोकेशन देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। लिपिड जो आपने देखा कि लिपिड बाइलेयर जो है वो बनी होती है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है ये ज़्यादातर स्टोरेज कर रहे होते हैं एनर्जी की, एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो टेम्परेचर है खासतौर पर सर्दियों के दौरान, तो उसमें जो लिपिड्स की जो लेयर है हमारी डर्मस के अंदर जो हमारी इनर लेयर सेकंड लेयर है स्किन की, उसके अंदर जो है वो लिपिड्स जो है उनके साथ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो इंटरनल जो बॉडी हीट है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं और उसको बाहर के इन्वायरमेंट में स्केप होने से बचाते हैं। उसके अलावा मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी हमने बात जो है वो कर ली है कि ये लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल है वो है डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसकी लोकेशन देखें तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स हैं, उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियर रीजन में पाया जाता है। न्यूक्लियर रीजन का मतलब है कि इनकी क्योंकि न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं है प्रोकैरियोट्स की, इसलिए ये वो एरिया है जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल पाया जाएगा, तो उसको हम न्यूक्लियर रीजन कहेंगे। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, और इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, खुद को मल्टीप्लाई कर सकती है, अपनी तादाद जो है वो बढ़ा सकती है। उसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी वरासती मालूमात हैं जो कि जीन्स पर मुश्तमिल हैं उनको जो है वो कैरी करता है डीएनए, और उनको इस्तेमाल करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए, उसके काम करने के लिए, और उस ऑर्गेनिज्म में कौन सी खसूसियाँ कौन से करैक्टर्स जो हैं वो डेवलप होंगे वो डिपेंड करेगा कि डीएनए जो है वो किस टाइप का जेनेटिक मटीरियल, किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट बायोमॉलिक्यूल है वो है आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसकी लोकेशन देखें तो ये न्यूक्लियस में पाई जाती है, क्योंकि उसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं उनके अंदर भी जो है वो आरएनए पाया जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स और आरएनए राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए राइबोसोम्स का भी जो है वो आरएनए हिस्सा है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी जो है वो आरएनए पाया जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन मेन फंक्शन देखें तो ये भी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है डीएनए से राइबोसोम्स तक। अब ये जो डीएनए से राइबोसोम्स तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो मैसेंजर आरएनए की सूरत में जा रही होती है, एमआरएनए की सूरत में जा रही होती है, और वो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम्स तक मैसेज लेके जाता है डीएनए से, तो जो राइबोसोम्स हैं वो फिर तो उस मैसेज के मुताबिक, उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट देखें तो कहता है कि बायोमोलिक्यूल्स मेक द 93% ऑफ द ड्राई मैस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ये जो हमने अभी 5 पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए या आरएनए वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि ये एक प्रोटोप्लाज्म का 93% ऑफ द ड्राई मैस जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब कि एक जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, उसका जो 93% जो ड्राई मैस है विदाउट द वाटर, जो उसका मैस है वो इन्हीं 5 बायोमोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। द रिमेनिंग 7% ऑफ द ड्राई मैस कंप्राइजेज ऑफ वाइटामिन एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब जो बाकी 7% जो ड्राई मैस है, खुश्क जो हिस्सा है उस प्रोटोप्लाज्म का, उसका वो जो है वो वाइटामिन पर मुश्तमिल है। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उसके अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं। तो एसिड्स की बात करें तो यहाँ एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। बेसिस की बात करें तो वाटर जो है वो हो सकता है। उसके अलावा जो इसके अलावा पोटेशियम आइंस है, मैग्नीशियम आइंस हैं, आयरन है, क्लोराइड आइंस हैं, ये एज ए सॉल्ट्स के तौर पर भी जो है वो बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है वो मिलके जो है वो कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसका जो साथ में जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है या अदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, तो वो मिलकर जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहलाती हैं। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की अगर जस्ट हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सिर्फ ऑर्गेनेल्स होंगी और जो है सेल फ्लूइड होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होगा। तो ये दोनों फ़र्क है प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी उस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स और जो सेल का फ्लूइड है वही साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा। आगे इस टेबल में हम इस टेबल को अपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो याद करना है। एमसीक्यूज़ के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ये इंपॉर्टेंट जो है वो टेबल है, जिसमें जो है वो परसेंटेज बताई गई है बायोमोलिक्यूल्स की कि जो 93% ऑफ द ड्राई मैस बना रहे होते हैं, तो वो जो 5 हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उन हर एक की जो कंट्रीब्यूशन है, जो मिकदार है, क्वांटिटी है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो कितनी है। तो पहली जो है वो देख रहे हैं आपके, पहला जो बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है और इसकी जो टोटल जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है ड्राई मैस की फॉर्मेशन, वो 50% है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है वो 18% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 15% होते हैं सेल प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और जो लिपिड्स हैं वो 10% जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इस ब्लू बॉक्स को देखते हैं। तो ब्लू बॉक्स में आपको जो है वो बताया गया है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर, उनको हम जो है वो मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब ये डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को जो है वो दो जो है टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जिसमें जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस वो कंबाइन करते हैं और कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स ग्लूकोज प्रोडक्ट बनता है, तो वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। और इसके लिए हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है जो कि सनलाइट की तौर पर हमें अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो है कैटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म का जो एनाबॉलिज्म का बिल्कुल अपोजिट है, और जिसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर जो है वो सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है, और इस अमल के दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जबकि हमें एनर्जी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। और मिसाल के तौर पे जो ग्लूकोज बना है उसको जो है वो अब तोड़ा जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अमल में, और उससे जो है वो एनर्जी एटीपी की सूरत में रिलीज़ होगी। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।